नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं थोड़ी मैप के थ्रू क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने से पहले भारत का इतिहास आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर मध्य प्रदेश का इतिहास आपके भेजे के बिल्कुल ऊपर से जाएगा और आप लोग, जैसे बघेलखंड में एक कहावत है, बोलते हैं बिल्लिया जाना, आप लोग बिल्लिया जाओगे। जो भी बघेलखंड से हो वो कमेंट करके बताए कि इस कहावत के बारे में उसे पता है कि नहीं। जैसे बिल्ली इधर उधर घूमने लगती है ना, उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करे, कहाँ जाए, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो वैसे ही आपकी हालत हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, पहले इंडियन हिस्ट्री आप पढ़िए, उसके बाद मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़िए। अब मैप में आते हैं। राजवंश आपको बता के मैं थोड़ा क्रिस्टल क्लियर मामला यहाँ पे कर देता हूँ। देखो, मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया था चाणक्य की सहायता से, है ना। मौर्य साम्राज्य खत्म कैसे हुआ? आखिरी जो इसका शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। यहाँ पे शुंग वंश आया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, यहाँ पे शुंग वंश आया। उसके बाद चूंकि यूनानी तो पहले ही आ चुके थे, ग्रीक्स जो थे वो पहले ही आ चुके थे, तो जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो ग्रीक जो थे वापस से शक्तिशाली हो गए और साउथ में यहाँ पे सातवाहन उदय हो गया। ये चीज आई समझ में आपके? मौर्य जब खत्म हुए तो कौन आया? शुंग आया, नीचे सातवाहन आए और यहाँ पे जो यूनानी है, इंडो ग्रीक जिनको कहते हैं, वो पावरफुल हो गए। उसके बाद जब ये शुंग जब खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? शुंग भी खत्म होगा और सातवाहन भी खत्म होगा और यूनानी भी खत्म होगा। अब देखो क्या होगा। देखो, शक आ गए, जिनको इंडो सीथियन कहते हैं, है ना। यानी कि जो ग्रीक्स थे यहाँ पे यूनानी थे, यहाँ पे जो यूनानी थे, है ना, ऊपर से इन पर हमला करेंगे शक, जिन्हें सीथियन कहा जाता। अब कौन थे, कहाँ से थे, ये इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना। वो मैं नहीं बताऊंगा मध्य एशिया से कहाँ से, जहां से भी आए थे, है ना। यहाँ पे आप ये समझो कि ये जो ग्रीक्स थे, यूनानी थे, इनके ऊपर आक्रमण किया शकों ने, है ना, जिनको इंग्लिश में इंडो सीथियन कहते हैं, और यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आई? ग्रीक से के बाद कौन आए? शक आए, है ना, शक, इंडो सीथियन, और शुंग वंश को खत्म किया और यहाँ पे कौन सा वंश आ गया? कण्व वंश आ गया, और सातवाहन अभी भी चल रहा है। ये चीज आई आपकी समझ में? अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? कुषाण आ गया, ठीक है। ये जो शक थे, ये किसके ऊपर हमला करके आए थे? इंडो ग्रीक के ऊपर हमला करके आए थे, यानी यूनानियों के ऊपर हमला करके आए थे ये शक। अब इन शकों के ऊपर किसने हमला किया? शकों के ऊपर हमला किया कुषाणों ने। ये कुषाण ने हमला किया और ये पूरा कब्जा कर लिया। अब सीरियल आपको समझ में आया? पहले कौन आया? शक आए कि कुषाण आए? पहले शक आए। शकों के ऊपर हमला किसने किया? कुषाणों ने किया, है ना। लेकिन फिर भी कुछ जो शक थे वो यहाँ पर बचे रह गए। इंडो सीथियन जो थे, शक जो राजवंश था, थोड़ा बहुत यहाँ पे बचा था, खत्म नहीं हुआ, बचा था यहाँ पे, है ना। कुषाण यहाँ पे कब्जा किए बैठे थे और शक राजवंश थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे जो शक थे वो खत्म हो गए, सॉरी, जो कुषाण थे वो खत्म हो गए, लेकिन शक जो है वो बचे रह गए। फिर यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का उदय हो गया और यहाँ पे वाकाटक का उदय हो गया। ये चीज आपके पल्ले पड़ रही है? वो आप नहीं पल्ले पड़ रही तो मतलब पीछे करके वीडियो को आप देखना, है ना। सबसे पहले इंडो ग्रीक थे, यानी कि यूनानी थे। यूनानियों पर आक्रमण किसने किया? शकों ने आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद शकों पर आक्रमण किसने किया? कुषाण ने किया, ठीक है। लेकिन कुषाण चले गए और शक जो थे थोड़े से बचे रह गए। अब यहाँ पे गुप्त साम्राज्य चल रहा था, यहाँ पे थोड़े बहुत शक बचे हुए थे और नीचे वाकाटक साम्राज्य था। अब हुआ क्या? गुप्त साम्राज्य के शासकों ने और वाकाटक साम्राज्य के शासकों ने आपस में हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलके इन शकों पे हमला कर दिया। तो यहाँ से जो शक हैं, जो इंडो सीथियन है, यहाँ से साफ हो जाएंगे, जिन्हें पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है। अब आगे देखिए, ये देखिए, ऊपर पूरा गुप्त साम्राज्य आ गया, नीचे पूरा वाकाटक आ गया, चूंकि इन दोनों ने हाथ मिला लिया था, है ना। और यहाँ से जो शक थे वो बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गए, निपट गए, है ना। अब आगे और बढ़ेंगे तो देखेंगे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ये गुप्त साम्राज्य निपट गया, है ना, इसका विघटन हो गया और आगे चल के ये वाकाटक साम्राज्य भी निपट जाएगा। इसका पतन हो जाएगा और इसका पतन हो जाएगा। तो इन दोनों के पतन होने के बाद क्या होगा? ऊपर आ जाएगा आपका हर्षवर्धन।
है ना, ऊपर हर्षवर्धन का साम्राज्य आ जाएगा और नीचे जहां पे वाकाटक है वहां पे चालुक्यों का उदय हो जाएगा। ये चीज आई आपकी समझ में। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य निपट गया, है ना। हर्षवर्धन आगे दिखा देता हूं, ये हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया तो ऊपर क्या आ गया, हर्षवर्धन आ गया। और नीचे क्या था, वाकाटक था। वाकाटक जब खत्म हो गए तो उनके बाद क्या आ गए, चालुक्य आ गए। ये चीज आई आपकी समझ में। गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बाद कौन आया, हर्षवर्धन आया। और नीचे जो वाकाटक थे, वाकाटक जब खत्म हुए तो कौन आए, चालुक्य आए। इतना आया आपके समझ में। और आगे बढ़ते हैं तो देखो, हर्षवर्धन का साम्राज्य जब खत्म हुआ, हर्षवर्धन निपट गया और नीचे यहाँ पे जो चालुक्य थे वो निपट गए। तो अब कौन आया, चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूटों ने कब्जा जमा लिया। यहाँ पे इस एरिया में राष्ट्रकूटों ने कब्जा जमा लिया। इस वाले एरिया में जो कि राजस्थान पाकिस्तान वाला एरिया है, ये यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार राजपूत आ गए और यहाँ पे पाल शासक आ गए। अब इन दोनों तीनों के मध्य संघर्ष होता है कन्नौज पे कब्जे को लेकर। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ में आ गई थी, क्योंकि यहाँ राष्ट्रकूट तक मेरे को आपको समझाना था। ये राष्ट्रकूट तक मेरे को आपको समझाना था। ठीक है, चालुक्य राष्ट्रकूट, क्योंकि इसके आगे फिर ये उसके जब चंदेल आ जाएंगे, परमार आ जाएंगे, कलचुरी आ जाएंगे, ये फिर मैंने आगे आपको मैप में बता दिया है ना। तो राष्ट्रकूट तक मेरे को आपको बताना था, इसलिए मैप दिखाना थोड़ा सा जरूरी था कि ये राष्ट्रकूट कहाँ थे। तो ये राष्ट्रकूट यहाँ पे नीचे थे। ये चालुक्य कहाँ थे, तो चालुक्य यहाँ पे नीचे थे राष्ट्रकूटों से पहले। गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे थे, है ना। गुर्जर प्रतिहार जब शक्तिशाली हो गए तो ये मध्य प्रदेश के मालवा वाले हिस्से तक पहुंच गए थे, है ना। और पीछे जाएंगे तो ये वाकाटक साम्राज्य, फिर ये गुप्त साम्राज्य, है ना। तो मैप आपको क्लियर हो गया। अब फिर थोड़ी सी थ्योरी में आ जाते हैं आप अपनी। ठीक है, तो अब कुषाण वंश से स्टार्ट करते हैं, गुप्त साम्राज्य के बाद से इसमें स्टार्ट करते हैं, है ना। कुषाण वंश से रिलेटेड बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है संस्थापक कौन था कुषाण वंश का, कुजुल कड़फिसेस, है ना। ये है कुजुल कड़फिसेस, ये संस्थापक था। उसके बाद आया था विम कड़फिसेस, उसके बाद कनिष्क आया था, फिर हुविष्क, वशिष्क और अंतिम था वासुदेव। डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कुषाण वंश, क्योंकि कुषाण वंश जहां से आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा वहां पे पूरा डिटेल में आपने कनिष्क के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, हुविष्क के बारे में, कुजुल कड़फिसेस के बारे में या विम कड़फिसेस के बारे में पढ़ा ही होगा। तो इतना ज्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़े नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, कुषाण वंश में आपको याद रखना है संस्थापक कौन था, कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, सर्वाधिक प्रतापी कौन सा, कनिष्क था। कनिष्क के सिक्के शहडोल से मिले हैं और सर्वाधिक सिक्के यानी पूरे कुषाण वंश में सर्वाधिक सिक्के 324 सिक्के मिले हैं शहडोल से। ठीक है, ये याद रखना है। और बाकी जो भी सिक्के मिले हैं ये एक बार देख लीजिएगा। विम कड़फिसेस के सिक्के विदिशा से मिले हैं, फिर वशिष्ठ का अभिलेख मिला है एक सांची से, और अंतिम जो इसका राजा था वो था वासुदेव। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश और मध्य प्रदेश से रिलेटेड। कनिष्क के जो सिक्के हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो कि शहडोल से मिले थे, सर्वाधिक 324, और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। उसके बाद कनिष्क ने शक संवत चलाया था, ये पता है आपको। 78 एडी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शकों को हरा दिया था कनिष्क ने, और 78 एडी में शक संवत चलाया था, जो कि भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग है। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन से वंश के शासकों ने चलाए, कुषाण वंश के शासकों ने चलाए। ठीक, ये वाला जो फैक्ट है ना, मुझे थोड़ा सा विवादास्पद लग रहा है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए। ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि शायद ये गुप्त साम्राज्य था मेरे ख्याल से, इसलिए इसको मैं एडिट कर दूंगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के मेरे ख्याल से गुप्तों ने चलाए थे, है ना। ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कंफर्म नहीं आ रहा, मैं थोड़ा देख के इसको एडिट कर दूंगा या हटा दूंगा ना। इसको हटा देना, इस वाले सेक्शन को हटा देना, सर्वाधिक सोने के सिक्के, इसको मैं एडिट कर दूंगा। और अगर किसी को पता है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में बताया, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री के मेरे नोट्स है नहीं। मेरे ख्याल से सर्वाधिक सिक्के जो थे वो गुप्तों ने चलाए थे, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसी और ने चलाए थे, और सबसे पहले सोने के सिक्के कोई और। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मेरे को क्वेश्चन याद है कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए थे, एक ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, और तीसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्योर यानी सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो ये आंसर थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, तो इस पे ध्यान मत देना, है ना। जिसको आंसर पता वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिसको मैं एडिट कर दूंगा इसको मत ध्यान रखना। अब शक वंश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में शकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है,
शकों से सिर्फ इतना याद रखिए कि शकों को परास्त किसने किया था गुप्त साम्राज्य में। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त सेकंड जो था, इसने शकों को परास्त किया था वाकाटक वंश के साथ हाथ मिलाकर और विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, मतलब ठीक है, शक वंश। अब शक वंश में दो शाखाएं थी, एक कार्दमक शाखा और एक छहरात वंश की शाखा, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। वैसे तो 4 इनके सेक्शन थे, लेकिन यहाँ पे 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चारों यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, सिर्फ 2 बता रहा हूँ। कार्दमक शाखा की बात करें तो कार्दमक शाखा का संस्थापक जो था वो था चस्टन, है ना। राजधानी थी इसकी उज्जैनी और विस्तार था इसका काठियावाड़ से मालवा, काठियावाड़ गुजरात में। और इसी कार्दमक वंश का था रुद्रदामन, बहुत ही फेमस था। इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें ऐसा वर्णन है कि उसने सातवाहन शासकों को हराया और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। शक में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि शकों को पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा रुद्रदामन इंपॉर्टेंट है जो कि कार्दमक शाखा से आता था। और कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? चस्टन। राजधानी क्या थी इसकी? उज्जैनी थी। बस इसमें इतना ही याद रखना है, शक वंश में से ज्यादा नहीं याद रखना। फिर दूसरा ये छहरात जो वंश है, इसमें भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर ध्यान मत देना, है ना। शक वंश डिटेल में इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ना, यहाँ पे एमपी की हिस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है मैंने नोट्स में डाल दिया। तो उसके बाद गुप्तोत्तर काल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब गुप्तों का पतन हुआ, मैप में मैंने आपको दिखाया था, तो ऊपर हर्षवर्धन आ गया था, यहाँ पे दिखाता हूं, ये ऊपर हर्षवर्धन आ गया था, नीचे चालुक्य आ गया था और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार पैदा हो रहे थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पे हर्षवर्धन आ गया था, यहाँ पे चालुक्य पैदा आ गए थे। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा सा चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये जब चालुक्य वंश जब गया तो क्या कौन आ गए? राष्ट्रकूट आ गए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही है, एमपी से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो वर्धन वंश की बात करें या पुष्यभूति वंश की बात करें, दो पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है और वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार इसका जो संस्थापक है वो नरवर्धन था। ठीक है, प्रमुख शासक इसका कौन सा था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का एक विद्वान था बाणभट्ट, और बाणभट्ट के नाम पे ही जो देवलोंद में शहडोल में जो परियोजना है, उस परियोजना का नाम क्या है? बाण सागर परियोजना। ठीक, हर्षवर्धन जो पराजित हुआ था आपको पता होगा, पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। मध्य प्रदेश में जो कलचुरी शासक था बुद्धराज, उसको हर्षवर्धन ने पराजित किया था। तो एमपी से रिलेटेड फैक्ट पुष्यभूति वंश से सिर्फ इतने ही है। बाकी डिटेल में हर्षवर्धन के बारे में क्या किया था, उसने क्या नहीं किया था, उसका बाप कौन था, फिर हर्षवर्धन का एक भाई था, हर्षवर्धन की बहन थी, है ना, हर्षवर्धन की बहन के पति की हत्या हो जाती है, उसकी बहन को किडनैप कर लेते हैं, भाग जाती है। तो ये दुनिया भर की जो कहानियां हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य से रिलेटेड, वो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतने ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कि हर्षवर्धन ने कलचुरी शासक बुद्धराज को पराजित करके पूर्वी मालवा पे अधिकार किया था, नंबर 1। नंबर 2, हर्षवर्धन का एक विद्वान था, क्या नाम था उसका? बाणभट्ट। और बाणभट्ट के नाम पे ही कौन सी है? बाण सागर परियोजना, जो कि शहडोल के देवलोंद में। ठीक है ना। संस्थापक नरवर्धन है पुरातात्विक स्रोत के अनुसार, और बाणभट्ट के अनुसार संस्थापक पुष्यभूति वंश का कौन था? पुष्यभूति, है ना। वर्धन वंश में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें क्या कहते हैं सिर फोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, आप रीड कर लेना। राष्ट्रकूट वंश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत आता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, है ना। कौन था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? दंती दुर्ग। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूटों ने कब्जा कहां पे किया था? बैतूल छिंदवाड़ा के क्षेत्र में किया था, नीलकंठ का क्षेत्र। क्यों? देखो मैप में देखो ना, ये देखो राष्ट्रकूट वंश नीचे था यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में ही कब्जा कर पाएगा ना। और दक्षिणी भाग में कौन से जिले आते हैं? बैतूल आता है, छिंदवाड़ा आता है, बालाघाट आता है, नीचे के जो जिले हैं। तो राष्ट्रकूटों का कब्जा मध्य प्रदेश में सिर्फ नीचे के जिलों में था, है ना, बैतूल और छिंदवाड़ा के क्षेत्र में था, और इसे नीलकंठ क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रकूट जो दंती दुर्ग था उसने उज्जैनी पर आक्रमण किया था, और उस समय का जो गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट, उसको हराया था। देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है राष्ट्रकूट वंश, बहुत ज्यादा सिरदर्द ना करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट वंश है, परमार हो गया,
चंदेल हो गया और कलचुरी वंश हो गए, आगे भोपाल की रियासत हो गई, सिंधिया हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी राष्ट्रकूट हो गया, चालुक्य हो गए और शक हो गया, कुषाण हो गया, ये एमपी के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में आक्रमण करके गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट को हराया था, एक ये हो गया। ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया था। गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, ये इंद्रगढ़ अभिलेख से पता चलता है। और बाकी कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये इतना ही है राष्ट्रकूट वंश में। इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट हो तो आप अलग से इसको लिख लेना, क्योंकि ये 3 राजवंश में एमपी से रिलेटेड बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है। और वैसे याद करने जाओगे तो मटेरियल की कमी नहीं है, लोग 2-2, 3-3 पेज ऐसे भर देते हैं। लेकिन फिर वही है ना, अब जैसे आप थोड़ा सोचो, ये जो मैंने सामने लिखा है ना, कृष्ण द्वितीय है, कृष्ण तृतीय है, फिर इसने इसको हराया, उसको हराया। अब ये पूरा अगर आप याद करना चाहो तो एग्जाम हॉल में आपको याद आएगा कभी? थोड़ा बुद्धि लगा के सोचो, एग्जाम हॉल में आपको याद आएगा कभी? क्योंकि एमपी से ज्यादा रिलेटेड ही नहीं है ये, है ना, ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये राष्ट्रकूट वंश हो गया, शक वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, तो उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। उसमें जो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं पे दिमाग लगाना, है ना। उसके अब इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान लगाना। इस पे ध्यान बिल्कुल मत लगाओ। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।